Good morning class. We are going to start with the translation, topic translation. In previous class we have already dealt with the steps of translation, that is initiation and elongation, and today's topic is termination in translation. तो translation में थ्री स्टेप्स हैं. पहला इनिशिएशन, second elongation, and third is termination. So इनिशिएशन में सिंपली क्या हो रहा था कि एक्टिवेशन हो रहा था टीआरएनए का. एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए कैसे हो रहा था? बाय जीटीपी एंड इनिशिएशन फैक्टर के थ्रू एक्टिवेशन हो रहा था, और ये मेथियोनिन प्रेजेंट था इनिशिएशन में. मेथियोनिन हमेशा स्टार्ट कैसे होता है? किसी भी प्रोटीन की का स्टार्ट अमाइनो एसिड मेथियोनिन से होता है, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन हमेशा इनिशिएट करता है AUG से. AUG एज ए स्टार्ट कोडॉन फंक्शन करता है, तो AUG हमेशा मेथियोनिन को कोड करेगा. तो इसलिए हमेशा इनिशिएशन जो होता है वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड से होता है, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन AUG है जो मेथियोनिन को कोड करता है. तो इनिशिएशन में हमने सिंपली देखा था एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए होता है बाय जीटीपी एंड इनिशिएशन फैक्टर. इलॉन्गेशन में क्या हुआ था? इलॉन्गेशन में सिंपली एमआरएनए पे स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड करते हैं, और ये इस राइबोसोम पर ए साइट और पी साइट होते हैं. ए एंड पी साइट. टीआरएनए जो चार्ज अमाइनो एसिड है वो मेथियोनिन आके ए साइट पे बाइंड करता है. सबसे पहले ए साइट पे बाइंड करता है. जब AUG अब जब स्टार्ट हो चुका है तो इलॉन्गेशन में क्या होता है? ये फिर शिफ्ट करता है GUG के पास. तो GUG के पास जब शिफ्ट करता है राइबोसोम AUG से GUG के पास शिफ्ट करता है, तो टीआरएनए भी शिफ्ट हो जाता है P साइट पर. यहाँ पे A साइट पे प्रेजेंट था, अब A साइट से T साइट पर शिफ्ट हो जाता है. अब नया जो चार्ज टीआरएनए वो GUG किसे कोड करेगा? ग्लाइसिन को कोड करेगा. अब जब जो चार्ज टीआरएनए है उसके पास ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा, वो नया टीआरएनए फिर से A साइट पर आएगा ग्लाइसिन को लेके, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को लेकर आएगा. अब क्या होगा? ये मेथियोनिन इस पे शिफ्ट हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से मेथियोनिन यहाँ पे ग्लाइसिन से बाइंड कर लेगा, और ये फिर से A साइड से P साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? अब ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा. अब यहाँ ये T खाली हो चुका है, यहाँ पे ग्लाइसिन मेथियोनिन और ये T खाली हो चुका है, ये रिलीज हो जाएगा. अब ये यहाँ पे T A से P पर आ जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन शिफ्ट हो जाएगा. ये T फिर से खाली हो जाएगा, फिर से राइबोसोम या इधर राइबोसोम टूवर्ड्स राइट हैंड साइड फिर से शिफ्ट करेगा. यहाँ पे ट्रिपल G फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट है, तो अब जो T आएगा फिर से ट्रिपल G, ट्रिपल C एंटीकोडॉन और मेथियोनिन. अब ट्रिपल C किसे कोड करेगा? ग्लाइसिन को फिर से कोड करेगा. तो यहाँ पे T जो आएगा वहाँ पे ग्लाइसिन आएगा, फिर से ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और A साइड से ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे T खाली हो जाएगा. तो इस तरीके से इलॉन्गेशन में क्या होता है? अमाइनो एसिड का कंटिन्यूअसली एडिशन होता है. जब अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं, सभी अमाइनो एसिड यहाँ पे mRNA पे अब कोडिंग हो चुकी है,
कोडिंग हो चुकी है mRNA पे, तो अब क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? हाँ, अब स्ट्रक्चर क्या दिखेगा? जो स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होगा। अब इलोंगेशन में अच्छी खासी प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेथियोनिन अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड GUG, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फेनिल एलानिन PH, फेनिल एलानिन, फिर यहाँ पे GAG, फिर ग्लाइसिन को कोड करेगा अमाइनो एसिड, और यहाँ पे फेनिल एलानिन। अब ये अच्छी खासी प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है। ये क्या है? हमारे अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन टर्मिनेशन के लिए ये जरूरी है, स्टॉप कोडॉन mRNA पे प्रेजेंट होने चाहिए। वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? वो 3 टाइप्स ऑफ स्टॉप कोडॉन हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। वो 3 टाइप्स के स्टॉप कोडॉन हैं UAA, UGA एंड UAG। ये तीनों ही नॉनसेंस और स्टॉप कोडॉन है। जब यहाँ पे इन तीनों में से फॉर एग्जाम्पल कोई एक भी प्रेजेंट रहता है, UAG प्रेजेंट रहता है, अब जब यहाँ पे राइबोसोम आएगा तो उसके पास ए साइड पर अब अमाइनो एसिड की एक चैन प्रेजेंट है। अब जो पी साइड होगा, यहाँ पे क्या आ गया है? UAG। हाँ, UAG आ गया है। तो अब क्या होगा? यहाँ इसके लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, क्योंकि ये एज ए स्टॉप कोडॉन फंक्शन करता है। अब यहाँ पर रिलीज फैक्टर आ जाएगा, रिलीज फैक्टर RF, रिलीज फैक्टर। ये क्या करेगा? यहाँ पे जब पी साइड पे शिफ्ट होगा, पी साइड पे tRNA जब शिफ्ट होगा चैन लेके, तो क्या होगा? UAG पर रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा, रिलीज फैक्टर। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज tRNA या एक्टिवेटेड tRNA नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, और यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस की एंडिंग हो जाएगी, रुक जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमें प्रोटीन मिल गया है जिसमें 5 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ये लंबी चैन हो सकती है, 100 to 1000 भी अमाइनो एसिड जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने बस 4 जोड़ा है, एज एग्जाम्पल लिया है। तो अब ये प्रोटीन हमें कैसे मिल गई है? अमाइनो एसिड की प्रोटीन मिल गई है। अब ये सिंथेसिस कहाँ होता है? ये सेल प्रेजेंट है न्यूक्लियस से। जब ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था, न्यूक्लियस से DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस से ये mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है, mRNA साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ये फोल्डिंग क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में होते हैं, स्मूथ और रफ। ये जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक बोला जाता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बस वहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये होता कैसे है, अब जब mRNA आ चुका है साइटोप्लाज्म में, तो ये कहाँ नियर चला जाता है, राइबोसोम्स के पास चला जाता है। अब राइबोसोम्स इस पे अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद इनर साइड में रफ एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमेन में ये ल्यूमेन पोर्शन है, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होने लग जाती है। प्रोटीन की सिंथेसिस इसके अंदर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो अब जब प्रोटीन्स बन गए हैं, जितना कोडिंग होनी थी हो चुकी है, अब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करना है, तो क्या mRNA का क्या होगा, ये डिग्रेडेट कर जाएंगे बाय द लाइसोसोम। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये mRNA को क्या करेगा, डिग्रेडेट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोटीन हमें मिल चुका है। प्रोटीन, अब यहाँ पे प्रोटीन वेसाइकल्स का फॉर्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स का फॉर्म होगा, वेसाइकल्स का फॉर्म होगा, का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अब प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स को फोल्ड करके वेसाइकल्स में डाल दिया जाता है। अब वेसाइकल्स को गोल्जी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, गोल्जी बॉडी में फ्यूज़ कर जाते हैं ये वेसाइकल्स। अब ये प्रोटीन जो है प्रोटीन की चेन अमाइनो एसिड की गोल्जी बॉडी में आ जाती है। अब गोल्जी बॉडी में क्या होता है, सिंपली प्रोटीन की शॉर्टिंग की जाती है, प्रोटीन को छाटा जाता है और कट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको काटा छाटा जाता है इन द गोल्जी बॉडी। फिर इन्हें वेसाइकल्स में दोबारा से पैक किया जाता है और जहाँ पे इनकी ज़रूरत है प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। सभी तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइबोसोम्स लें तो राइबोसोम्स, अगर हम एग्जांपल लें आरबीसी का, आरबीसी में पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और ये हीमोग्लोबिन, इन हीमोग्लोबिन में, ये आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का है और इसमें अल्फा एंड बीटा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। 2 अल्फा और 2 बीटा हेलिक्स प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन अल्फा है और बीटा है, ये इसकी शॉर्टनिंग कहाँ की जाती है, गोल्जी बॉडी में। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रोटीन चेन बनानी है, रेड ब्लड सेल्स के लिए हीमोग्लोबिन को बनाना है, तो राइबोसोम में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रफ प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है। अब ये वेसाइकल्स में भर के ये गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिर गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसकी शॉर्टिंग करेगा और इसको तैयार करेगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसे बोन मैरो में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आरबीसी बोन मैरो में इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि बोन मैरो से ही आरबीसी की सिंथेसिस होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे इन्हें आरबीसी की सिंथेसिस के टाइम इन हीमोग्लोबिन्स को, जो प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन्स में आरबीसी में डाल दिया जाएगा और आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, पहले एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो प्रोटीन होता है रफ टाइप होता है, फिर इसको शॉर्टिंग की जाती है इन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में जब शॉर्टिंग की कर दी जाती है और इन्हें अपने वर्क के लिए तैयार कर दिया जाता है, तब इनकी पैकिंग कर दी जाती है इन वेसाइकल्स। अब इन वेसाइकल्स को इन जिस सेल्स में या जिन ऑर्गेनल्स में ज़रूरत है इस प्रोटीन की, उस ऑर्गन में इन्हें भेज दिया जाता है फॉर द फंक्शन के लिए भेज दिया जाता है कि अपने प्रॉपर फंक्शन करें। अब
यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म हो गया है। तो ट्रांसलेशन में कितने स्टेप्स थे? टोटल 3 स्टेप्स थे। इनिशिएशन, हाँ, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन भी हो गया, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन में क्या है, इलॉन्गेशन में एंड टर्मिनेशन में क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, second is elongation, and third is termination. तो इनिशिएशन में क्या था? सिंपली यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा था टीआरएनए का बाय जीटीपी, टीआरएनए का एक्टिवेशन हो रहा था बाय जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर IF2 के से। तो क्या रिलीज हो रहा था? रिलीज हो रहा था जीडीपी इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी। एक फॉस्फेट यूटिलाइज हो गया है टीआरएनए के एक्टिवेशन में। अब ये टीआरएनए क्यों, किसके लिए एक्टिवेट किया गया है? फॉर स्टार्ट कोडॉन। आरएनए पे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है AUG, तो किस टीआरएनए को एक्टिवेट किया जाएगा? मेथियोनिन टीआरएनए को एक्टिवेट किया जाएगा बाय जीटीपी और IF2। अब ये एक्टिवेट हो चुका है, तो AUG पर राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले बाइंड करेगा और सर्च करेगा इनिशिएशन कोडॉन को। सबसे पहले mRNA पे सर्च करने का काम स्मॉल सब यूनिट 40S सब यूनिट राइबोसोम का करता है। और जब इसे AUG मिल जाता है तब 60S सब यूनिट आके बाइंड करता है। 60S सब यूनिट पे 2 साइड प्रेजेंट होते हैं, एक A साइड, सेकेंड इज T साइड। तो जो टीआरएनए है वो सबसे पहले A साइड पर आता है। A साइड पे, क्योंकि A साइड पे कोडॉन्स एंटीकोडॉन्स को रीड करता है, कोडॉन्स को रीड करता है। अब इस पे एंटीकोडॉन्स टीआरएनए पे क्या है? एडिनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो यहाँ पे एंटीकोडॉन क्या होंगे? यूरेसिल, एडिनिन एंड साइटोसिन एंटीकोडॉन प्रेजेंट होंगे। और ये टीआरएनए मेथियोनिन है। अब जब ये इसको कोड कर लेगा, जब कोड करने के बाद क्या होगा? टीआरएनए इधर शिफ्ट कर जाएगा P साइड पर और A साइड को खाली कर देगा। A साइड को खाली करने के बाद P साइड पर आ जाएगा और P साइड पर मेथियोनिन एसिड जुड़ा रहेगा। फिर ये क्या, अब यहाँ पे GUG है या कोई और है, UU है और CCC है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटीकोडॉन यहाँ पे बाइंड करते हैं। एंटीकोडॉन कैसे बाइंड करेंगे? अब ये शिफ्ट करेगा, राइबोसोम यहाँ शिफ्ट होगा। अब इस GUG को कोड करेगा। वो कैसे इसकी कोडिंग होगी? स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट के साथ। अब ये टीआरएनए P साइड पे आ गया है विथ मेथियोनिन। अब GUG को कोड करेगा, तो टीआरएनए का एंटीकोडॉन GUG को कैसे कोड करेगा? यहाँ पे एंटीकोडॉन C होगा, U है तो एडिनिन होगा और ग्वानिन है तो फिर से साइटोसिन होगा। अब GUG किस अमाइनो एसिड को कोड करता है? वो ये GUG हमेशा ग्लाइसिन को कोड करता है। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होगा ग्लाइसिन होगा। और अब ये मेथियोनिन ग्लाइसिन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये टीआरएनए फ्री होके यहाँ से रिमूव कर जाएगा टीआरएनए। अब ये साइड खाली हो जाएगी, P साइड खाली हो जाएगी। P साइड, ये जो A साइड पे टीआरएनए प्रेजेंट था वो P साइड पे मूव कर जाएगा। तो अब P साइड पे मूव कर जाएगा तो A साइड फिर से खाली हो जाएगा और ये जो राइबोसोम है फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से टीआरएनए आएगा और UU फेनिल एलानिन को कोड करेगा CCC एंटीकोडॉन। तो इस तरीके से इलॉन्गेशन होता है। और टर्मिनेशन में क्या होता है? कोई भी
3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। अब इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडॉन यहाँ पे mRNA पर प्रेजेंट है, UAA फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडॉन अगर प्रेजेंट है UAA, तो क्या होता है यहाँ पे, तो जब राइबोसोम आता है और यहाँ पे किसी भी अमाइनो एसिड को नहीं कोड कर पाता है, क्योंकि ये तीनों किसी भी ये ट्रिपलेट कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। यहाँ पे tRNA पी साइड पे शिफ्ट हो जाता है विद प्रोटीन, एक प्रोटीन की चैन लिए हुआ, और ए साइड पे क्या होता है, बाइंड कर जाता है रिलीजिंग फैक्टर बाइंड कर जाता है। तो क्या होगा, अब कोई भी यहाँ पे tRNA आके बाइंड नहीं करेगा। अब यहाँ से प्रोटीन यहाँ से डिटैच हो जाता है। अब ये प्रोटीन क्योंकि ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे हो रहा था, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस ल्यूमेन में हो रही थी। ये ल्यूमेन में एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ते हुए ल्यूमेन में भेजते जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस से अटैच होता है। अब यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, mRNA इसी के एकदम पैरेलल, इस मेम्ब्रेन के पैरेलल आ जाता है। राइबोसोम इसको रीड करता है और रीड करके एक एक अमाइनो एसिड को यहाँ पे ऐड करता है, और अंदर की साइड एक एक चैन, लंबी चैन बन जाती है। अब जब पूरी सिंथेसिस प्रोटीन की हो चुकी है, तो क्या होता है, mRNA को यहाँ से हटा दिया जाता है और राइबोसोम एज सच यहीं पे अटैच रहते हैं, और प्रोटीन को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। अब ल्यूमन में प्रोटीन सेपरेट हो गए हैं। अब क्या होता है, इनकी फोल्डिंग, प्रोटीन की फोल्डिंग कर दी जाती है। फोल्डिंग करने के बाद ये मतलब पैक हो जाते हैं। अब पैक होने के बाद यहाँ से वेसाइकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल का फॉर्मेशन करता है। वेसाइकल से अब इसे वेसाइकल में पैक कर लिया जाता है। जब ये पैक हो जाता है, अब ये प्रोटीन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे इसकी पैकिंग भी हो गई है, अब ये पैक्ड प्रोटीन गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे ये प्रोटीन आ गया। अब प्रोटीन की शॉर्टिंग की जाती है और इसे तैयार किया जाता है फॉर डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लिया था, हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन की चैन होती है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर 4 प्रोटीन की चैन से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा चैन होता है और 2 बीटा चैन प्रेजेंट होती है। ये फोल्डिंग पे डिपेंड करती है। ये अल्फा चैन क्या होता है, प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और बीटा चैन प्रोटीन की बीटा प्लीटेड शीट प्रेजेंट होती है। और ऐसे ही 2 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और 2 बीटा प्लीटेड शीट प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के। तो ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और उनकी फोल्डिंग पे डिपेंड करता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं हीमोग्लोबिन्स में, 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। अब जब अगर इन प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया है और शॉर्टिंग कर दी गई है इन गोल्जी बॉडी, तब इन्हें कहाँ भेजा जाता है, इन्हें भेज दिया जाता है बोन मैरो में भेज दिया जाता है इन प्रोटीन्स को। अब इनकी पैकिंग कहाँ हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स में इनकी पैकिंग हो जाती है। अब पैकिंग जो अल्फा और बीटा चैन है प्रोटीन के, क्योंकि जो बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर है आरबीसी का, उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता। और उनका मेजर फंक्शन क्या रहता है, ऑक्सीजन को बाइंड करना
और ट्रांसफर करना। तो पूरा पैक कर दिया जाता है इन वेसाइकल, किस वेसाइकल में, आरबीसी में पैक कर दिया जाता है इन प्रोटीन्स को। अब इनका फंक्शन क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करना। तो इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फिर शॉर्टिंग की जाती है, फिर उन्हें डिफरेंट फंक्शन के लिए तैयार किया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस होता है, सिंपली एक जीन कैसे अपने कैरेक्टर्स कैसे अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, ये इसमें हम स्टडी करेंगे। तो हमने अपने यूकैरियोट्स में क्या देखा था कि कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है। सिंपली जीन्स का एक्सप्रेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। कैसे, ये कैसे होता है, डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए सिंगल हेलिकल और सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोडिंग जो फॉर एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल नहीं होगा, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। अब हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा चैन लिया जाता है एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो चैन 3 प्राइम से 5 प्राइम इन डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में होता है, उसी चैन को एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले डीएनए हेलिक्स को टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए लिया जाता है, क्योंकि एमआरएनए की भी सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इसमें कोई ब्रेक न बने इसलिए ये सिंथेसिस होती है, इसलिए सिंथेसिस की जाती है। ऐसे स्ट्रैंड को लिया जाता है जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 हो। तो अब यहाँ से कैसे लिया जाता है, एडेनिन है तो किससे, यूरेसिल से, क्योंकि आरएनए है, यहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, यहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। ग्वानिन है तो साइटोसिन है, ग्वानिन, एडिन, थाइमिन है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो इस तरीके से क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये क्या कर दिया गया, जीन्स, यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट थे इनको एमआरएनए पर उतार दिया गया, सिंपली उतार दिया गया। क्योंकि ये कैसे हुआ, थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन से कैसे लिया गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के पर जितने भी जीन्स प्रेजेंट थे उनकी कोडिंग होगी एमआरएनए पर बाय ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए पे ये जीन्स आ गए हैं और इन्हें कैसे रीड किया जाएगा, एज ए ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में बाय द ट्रांसलेशन। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन्स में इन्हें रीड किया जाएगा और हर एक ट्रिपलेट कोडॉन मिलकर एक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यूसीजी है यहाँ पे, तो ये किसे कोड करेगा, एलानिन को कोड करेगा। यूसीजी एलानिन को कोड करेगा। तो यहाँ पे एमआरएनए पे अगर ये यूसीजी है तो एज ए ट्रिपलेट कोडॉन इसे कोड किया जाएगा और ये एक अमाइनो एसिड को कोड कर देगा, फिर ये फर्दर दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा और ये यहाँ पे तीसरा अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब कैसे जीन का एक्सप्रेशन हुआ इन यूकैरियोट्स, क्या हुआ, जीन को ट्रांसक्राइब किया गया, ट्रांसक्रिप्शन
बाय द फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये mRNA पे एक्सप्रेशन किया गया, मतलब जीन्स को उतार दिया गया, उन्हें कोड कर दिया गया, वो जिस भी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब mRNA पर ये जीन्स आ गए हैं, अब इन जीन्स से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है तो उस प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी बाय द फिनोमेना ऑफ ट्रांसलेशन। तो ऐसे रेगुलेशन ऑफ जीन का कैसे यूकैरियोट्स में एक्सप्रेशन हुआ बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे में जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे होगा, अब इन्हें इसे एनवायरमेंटल बेस पे समझ सकते हैं कि अगर हम कड़ी धूप में निकलते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही है वहाँ पे निकलते हैं, तो अब जब वहाँ पे हम हमारे ऊपर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, हाई लाइट है और वार्म कंडीशन है, गर्म जगह है, तो लाइट को मतलब लाइट ज़्यादा हार्म ना करे हमारे बॉडी पर, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा कि मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा। मिलेनिन पिगमेंट के लिए क्या होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा और ये हमारे अंदर पिगमेंट्स को बढ़ा देगा, हमारा कलर और डार्क कर देगा। हाई लाइट में मतलब इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तब क्या होगा, मिलेनिन पिगमेंट। अब ये मैसेज कहाँ जाएगा, डीएनए तक जाएगा। अब डीएनए पर जहाँ भी मिलेनिन पिगमेंट के लिए जीन्स जहाँ भी प्रेजेंट होंगे, अब उसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। तो फॉर एग्जांपल इतने पोर्शन पे अगर मिलेनिन पिगमेंट के लिए जीन्स प्रेजेंट है तो इन्हें ट्रांसक्राइब किया जाएगा इन mRNA पे।